हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हिंदी स्टडी विद पूनम पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का टॉपिक देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में विवाद बहुत अधिक है। विवाद क्यों है? क्योंकि सभी विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार तर्क दिए हैं और सर्वसम्मति से हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? आदिकाल। जो मध्यकाल था उसको 2 भागों में बांट दिया गया, भक्ति काल और रीतिकाल। और आधुनिक काल जो कि वर्तमान युग चल रहा है उसे आधुनिक काल का नाम दे दिया गया। और आज हम जिस काल के बारे में चर्चा करेंगे वो हिंदी का प्रथम काल यानी आदिकाल है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका सन देख लेते हैं। विक्रम संवत के अनुसार इसका सन 1050 से 1350 है। ईस्वी के अनुसार इसका 1000 से 1350 है। और कुछ विद्वान इसे 650 से 1350 भी मानते हैं और कुछ विद्वानों के अनुसार इसे 8वीं से 14वीं शताब्दी तक भी मानते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। अब हम आदिकाल के नामकरण को देखते हैं, क्योंकि नामकरण के विषय में भी बहुत अधिक विवाद था। लेकिन किस नाम को सर्वसम्मति मिला उसको भी देखेंगे और किन किन नामों को विद्वानों ने अस्वीकार कर लिया और किस किस कारण से किया उसे हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहला नाम चारण काल। चारण काल किसने दिया? ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने चारण काल इसका नाम तो दे दिया, लेकिन इसके बारे में उन्होंने कोई विशेष तर्क नहीं दिया, किसी भी चारण रचना या प्रवृत्ति का उल्लेख नहीं किया। दूसरा प्रारंभिक काल, जिसे कि मिश्र बंधु ने नाम दिया। क्या नाम दिया? प्रारंभिक काल। तो इसे भी वैज्ञानिकों ने नकार दिया, क्योंकि ये नाम बहुत ही सामान्य सा प्रतीत होता है। इसमें उस काल की कोई विशेषता नहीं दिखाई देती है, इस नाम में कोई प्रवृत्ति नहीं स्पष्ट होती है। तो इसलिए मिश्र बंधु के प्रारंभिक काल को भी वैज्ञानिकों ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद संधि काल। संधि काल राम कुमार वर्मा ने कहा। पहले इन्होंने संधि काल कहा, फिर उसके बाद इन्होंने चारण काल कहा। संधि काल इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जैन सिद्धनाथ साहित्य संधि काल अर्थात 2 भाषाओं और 2 धर्मों का संधि युग है, जो वस्तुतः अपभ्रंश साहित्य है। इसीलिए इसे संधि काल कहा इन्होंने इस काल को। और इन्होंने चारण काल इसलिए कहा क्योंकि सभी कवि चारण थे। इनके अनुसार सभी कवि चारण थे, सभी कवि राज्य दरबार आश्रय में रहने वाले थे। उनके द्वारा रचा गया साहित्य चारणी कहलाता है। लेकिन इनके तर्क को वैज्ञानिकों ने सही नहीं बताया, क्योंकि जो रचनाएं हैं वो संदिग्ध हैं, अप्रामाणिक हैं, परिवर्तित हैं। कुछ रचनाएं तो आधुनिक काल की भी हैं। और वीरगाथा की जो रचनाएं हैं वो केवल चारण ना होकर चारण और भाट दोनों ने रचना की थी। इसलिए इसे भी वैज्ञानिकों ने इन दोनों नाम को भी अस्वीकार कर दिया। उसके बाद राहुल संकृत्यान ने इसे सिद्ध सामंत का नाम दिया। क्या नाम दिया? सिद्ध सामंत का। और इनके अनुसार काव्य की 2 मुख्य प्रवृत्तियां मिलती हैं, एक सिद्धों की वाणी और एक सामंतों की स्तुति। क्योंकि उस वक्त सिद्धों और सामंतों का ही बोलबाला था, उन्हीं का प्रभाव था। तो सिद्धों के वाणी के अंतर्गत बौद्ध नाथ सिद्धों की तथा जैन मुनियों की उपदेशमूलक रचनाएं आती हैं। और सामंतों की स्तुति के अंतर्गत चारण कवियों के चरित का रासो ग्रंथ आती हैं, जिनमें कवियों ने अपने आश्रयदाता एवं सामंतों की स्तुति के लिए युद्ध विवाह प्रसंगों का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। परंतु विद्वानों ने इसे भी अमान्य घोषित कर दिया। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजवपन काल का नाम दिया। क्या नाम दिया? बीजवपन काल का नाम दिया।
बीजवपन काल को भी वैज्ञानिकों ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि बीजवपन काल नहीं है, यह काल तो पूर्ववर्ती परिनिष्ठित अपभ्रंश की साहित्यिक प्रवृत्तियों का विकास है, अर्थात हिंदी साहित्य का आरंभ आदिकाल से पहले हो चुका था। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल इसलिए कहा क्योंकि इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता थी, अर्थात इस काल में वीर गाथात्मक ग्रंथों की प्रधानता रही। अन्य ग्रंथ जैन धर्म से संबंध रखते थे और जैन धर्म इनके अनुसार एक धार्मिक ग्रंथ है जिसे इन्होंने साहित्य में रखने से इनकार कर दिया। और इन्होंने जो अपने रचनाओं का, जो इनकी रचनाएं थी, 12 रचनाओं का उल्लेख किया। उसमें इनकी रचनाएं हैं विजयपाल रासो जो कि नल सिंह द्वारा कृत है, हमीर रासो जो कि सांगधर कृत है, कीर्तिलता जिसे विद्यापति ने लिखा है और कीर्ति पताका भी विद्यापति की है, दलपति विजय खुमार रासो, विशलदेव रासो नरपति नाल ने लिखा, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाय द्वारा रचित है, जयशंकर प्रसाद भट्ट केदार द्वारा रचित है, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि द्वारा रचित है, परमाल रासो जगनिक कवि द्वारा रचित है, खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो ने रचा और विद्यापति की पदावली विद्यापति ने रचा। लेकिन इन रचनाओं को भी वैज्ञानिकों ने अमान्य घोषित कर किया, जिसमें कि मुख्य वैज्ञानिक थे मोतीलाल मैनारिया और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने कहा कि जो विशलदेव रासो है वो तो गीति काव्य है, उसमें तो वीरता का उल्लेख ही नहीं है। जयशंकर प्रसाद और जय मयंक जस चंद्रिका ये दोनों ग्रंथ सूचना मात्र हैं। उसके बाद परमाल रासो जो है वो अर्ध प्रमाणिक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाय की ये भी अर्ध प्रमाणिक है। खुसरो की पहेलियाँ जिससे कि वीरता से कोई संबंध ही नहीं है। तो ये सारे तर्क देकर विद्वानों ने रामचंद्र शुक्ल की वीरगाथा काल के नाम को भी अस्वीकार कर दिया। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल का नाम दिया। क्या नाम दिया? आदिकाल। और इन्होंने इसके बारे में अपना क्या तर्क दिया? इन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य के संदर्भ में इन्होंने लिखा है कि वस्तुतः हिंदी आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा और सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम परंपरा विनृत मुक्त कवियों के द्वारा अछूता साहित्य है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त, सजग और सचेत कवियों का काल है, इसलिए इन्होंने इसे आदिकाल का नाम दिया। और द्विवेदी जी ने आदिकाल के लक्षण निरूपण के लिए निम्नलिखित पुस्तकें आधारभूत बताई हैं। वो पुस्तकें हैं ये पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, संदेश रासक, अब्दुल रहमान, पौमचरियु, स्वयंभूकृत रामायण है, भविष्य यत्कहा, धनपाल, परमात्मा प्रकाश जयिंदु द्वारा रचित है, बौद्ध गान और दोहा, संपादक पंडित हरिप्रसाद शास्त्री, हरप्रसाद, स्वयंभू छंद और प्राकृत पेंगलम। तो इन्होंने इन पुस्तकों को आधारभूत बताया और सभी वैज्ञानिकों ने इसे स्वीकार भी किया। तो अंततः हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम जो था आदिकाल, उसे ही सर्वमान और स्वीकार किया गया। अब आदिकाल की परिस्थितियों को देख लेते हैं। आदिकाल की जो परिस्थितियाँ थी, तो सबसे पहले राजनीतिक परिस्थिति को देखते हैं कि राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी। तो इस काल में राजतंत्र था। राज्य की सत्ता हथियाने के लिए राजा आपस में लड़ते थे। यह युद्ध और अशांति संघर्ष का काल था। मुसलमानों का आक्रमण इसी काल में हुआ था, जो कि विदेशी आक्रमण हुए थे। 10वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनबी ने आक्रमण किया, 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया।
तो विदेशी आक्रमणकारियों के प्रवाह और भारतीय सामंतों की पारस्परिक कलह भावना ने भारतीय जनता को त्रस्त और उदासीन बना दिया था। उस समय राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। सभी राजा अपने राज्यों को बचाने में लगे हुए थे, कोई दूसरे राजा की सहायता नहीं करता था। तो राजतंत्र था और बहुत ही दूषित था। उसके बाद धार्मिक परिस्थितियों को देखें तो धार्मिक परिस्थितियों में कई धर्मों का अस्तित्व था। वैदिक और पौराणिक धर्म के समान बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने भी अपना वास्तविक रूप छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म ने महायान, सहजयान, यंत्रयान अनेक शाखाओं में बट गया था। तंत्र मंत्र की सिद्धियों के जाल में फंस गया था और तंत्र मंत्र, जादू टोना, चमत्कार आदि करके भोली भाली जनता पर अपना प्रभाव जमाने में लगे हुए थे। ये अपना आदर्श रूप त्याग चुके थे और गुप्त साधना में जुटे हुए थे। तो ये थी उस काल की धार्मिक परिस्थितियाँ। अब साहित्यिक परिस्थितियों को देखें तो तमाम राजनीतिक के विपरीत परिस्थितियाँ जो थीं, उसके बावजूद भी साहित्यकारों ने साहित्य की रचना बखूबी निभाई और साहित्य को तीन भाषाओं का साहित्य स्पष्ट रूप में देखने को मिलता है आदिकाल में। सांस्कृतिक साहित्य, प्राकृतिक और अपभ्रंश साहित्य, हिंदी साहित्य। तो सांस्कृतिक साहित्य के जो हैं आनंद बंधन, अभिनव गुप्त, शिवेंद्र, विश्वनाथ भवभूति आदि इस काल की महान विभूतियाँ थी। कल्हड़ की राज तरंगड़ी भी सांस्कृतिक साहित्य को नई दिशा प्रदान की। सिद्धों ने अपभ्रंश और हिंदी में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। नाथों ने संयम और सदाचार के महत्व पर प्रकाश डाला। डिंगल और पिंगल में चारण और भाट कवियों ने रासो साहित्य लिखा। तो इस तरह से इन्होंने साहित्य की रचना को बहुत बखूबी निभाया। परिस्थितियाँ सामाजिक और राजनीतिक कितनी भी दूषित थी, साहित्य पर इसका प्रभाव नहीं डाल सकी। उसके बाद हम सामाजिक परिस्थितियों को देख लेते हैं। तो समाज में सामाजिक परिस्थितियों में राजनीतिक परिवेश की तरह सामाजिक परिस्थिति दूषित ही था। समाज में अशिक्षित होने के कारण अंधविश्वास में ज़्यादा विश्वास था लोगों का। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जादू टोना ये सब में विश्वास अधिक था। समाज में क्षत्रिय और ब्राह्मणों ने अपना प्रभाव अधिक बनाया हुआ था। तो ये थी वहाँ की सामाजिक स्थिति। उसके बाद सांस्कृतिक परिस्थितियों को देखें तो सांस्कृतिक परिस्थितियाँ जो थीं, भारतीय मुस्लिम आक्रमण के कारण भारतीय संस्कृति में परस्पर संशय और संदेह था। वातावरण में संदेह बना हुआ था, संशय था, क्योंकि मुस्लिमों का प्रभाव भी भारतीय संस्कृति पर पड़ने लगा था। भारत के उत्सव, पर्व, वेशभूषा, त्यौहार, रहन सहन, इन सब पे मुस्लिमों का प्रभाव दिखाई देने लगा था भारतीय संस्कृति पर। तो भारतीय संस्कृति में दोनों हिंदू मुस्लिम सभी संस्कृति दिखाई देने लगी थी। तो ये था आज का हिंदी साहित्य का नामकरण और सामाजिक परिस्थितियाँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।